हेलो एवरीवन। कैसे हो आप सभी लोग। मैं हरदीप सिंह फ्रॉम द गति ग्रुप ऑफ क्लासेस आप सभी का इस क्लासेस में स्वागत करता हूं। आज का हमारा जो टॉपिक है वो टॉपिक हम पढ़ेंगे आज पावर शेयरिंग। पावर शेयरिंग शुरू करने से पहले सबसे पहले हमें ये चीज पता होना चाहिए कि पावर शेयरिंग होती क्या है। सो हमारा एक क्वेश्चन अराइज होता है, व्हाट इज पावर शेयरिंग। तो पावर शेयरिंग एक्चुअल में क्या है? ये एक टेक्निक है जिसमें गवर्नमेंट अपनी पावर शेयर करती है डिफरेंट डिफरेंट लेवल्स पे। उनमें से ये एक ऐसा आइडिया है डेमोक्रेसी का जिसमें हम पावर को किसी भी एक हाथ में कंसंट्रेट नहीं रखेंगे। क्या होगा कि पावर अलग अलग जगह पे डिवाइड हो जाएगी, जिसके साथ क्या होगा कि इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी कि कोई एक दूसरे की पावर यूज कर रहा है। साथ में क्या होता है कि कीप अ चेक ऑन ईच अदर। इसके साथ क्या होता है कि अलग अलग जो ऑर्गन्स है वो एक दूसरे पे चेक रख सकते हैं कि कोई भी अपनी पावर का कोई गलत इस्तेमाल तो नहीं कर रहा। अभी हमारे पास एक और चीज है, व्हाई पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल। पावर शेयरिंग की हमें जरूरत ही क्या है? क्यों ना हम एक ही बंदे को सारी की सारी पावर दे दें। बट नहीं, हमारे पास कुछ रीजन है। जो दो तरह के रीजंस होते हैं उनमें सबसे पहले हमारे पास प्रूडेंशियल रीजंस एंड मॉरल रीजंस दो तरह के हैं। जैसे कि सबसे पहले ये प्रूडेंशियल रीजन है कि एक केयरफुल कैलकुलेशन के ऊपर रखेंगे कि गेन और लॉस क्या है। मान लो कि हमने पावर शेयर जो है वो कर ली है और हमें उसका क्या गेन हो रहा है या क्या लॉस हो रहा है उस चीज को हम ध्यान में रखेंगे। एंड द मॉरल रीजन इज बेस्ड ऑन प्योरली ऑन मॉरल कंसिडरेशन कि ये हमारा फर्ज बनता है, ये हमारी एक क्वालिटी होनी चाहिए कि हम पावर को शेयर करें। दूसरी बात है, रिड्यूस द पॉसिबिलिटी ऑफ कंफ्लिक्ट बिटवीन द सोशल ग्रुप्स। जितने भी सोशल ग्रुप्स हैं उनमें पावर शेयर करने से क्या होगा कि पॉसिबिलिटी ऑफ कंफ्लिक्ट, कंफ्लिक्ट मतलब उनमें किसी भी तरीके का टकराव नहीं आएगा। दूसरा है बेसिक स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी। ये एक स्पिरिट है कि जब जहां भी कहीं भी डेमोक्रेसी है वहां पे हमें पावर शेयर करनी ही करनी है। तीसरा रीजन ये है कि रिजर्वेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंसी फॉर माइनॉरिटीज एंड वुमेन। प्रूडेंशियल रीजन है कि जो माइनॉरिटीज हैं जिनको ऊपर आने का मौका नहीं मिला या फिर जो वुमेन है जिनको ऊपर आने का मौका नहीं मिला, उनके लिए क्या किया जाएगा? रिजर्वेशन कर दी जाएगी कुछ सीट्स की। तीसरा है डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर। डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर मींस के पावर को लोकल लेवल की गवर्नमेंट के साथ भी शेयर करना। दिस इज डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर। कि हमारे पास मेजर फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग कौन कौन सी हैं, कैसे पावर को शेयर की जाता है। सबसे पहले डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट के बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स हैं, जैसे कि जुडिशरी हो गया, लेजिस्लेचर हो गया और साथ में एग्जीक्यूटिव हो गया। इनमें जो पावर्स है वो डिवाइड कर दी जाती हैं। दूसरी चीज क्या है, डिफरेंट लेवल्स ऑफ द गवर्नमेंट, जैसे कि सेंटर की गवर्नमेंट होगी, फिर स्टेट की गवर्नमेंट होगी, फिर लोकल गवर्नमेंट होगी। ऐसे डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट है। अमंग डिफरेंट सोशल ग्रुप्स, जो डिफरेंट डिफरेंट सोशल ग्रुप्स हैं उनमें भी पावर्स को डिवाइड किया जा सकता है। और चौथा है कि पॉलिटिकल पार्टीज, प्रेशर ग्रुप्स, मूवमेंट्स। अभी हम उनके बारे में सभी के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। यहाँ पे हम सबसे पहले क्या पढ़ेंगे, अमंग द डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट। जैसे कि इंडियन गवर्नमेंट है, उसके कुछ अलग अलग जो है वो पार्ट है, जैसे कि लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी। जो लेजिस्लेचर है वो क्या करता है, वो कानून बनाता है। एग्जीक्यूटिव क्या करता है, उसी कानून को इम्पोज करता है। जुडिशरी क्या करती है, उसी कानून पे चेक रखती है कि क्या उस कानून से किसी भी इंडियन लोगों का कोई भी जो राइट्स हैं उनको कहीं इन्फ्रिंज तो नहीं किया जा रहा। तो इसके कुछ और भी चीजें हैं, जैसे कि सबसे पहले, नो ऑर्गन्स कैन एक्सरसाइज अनलिमिटेड पावर। कोई भी एक ऑर्गन अपनी पावर्स का अनलिमिटेड यूज नहीं कर सकता। दूसरी चीज क्या है, ईच ऑर्गन हैज देयर ओन पावर। हर एक ऑर्गन है, जुडिशरी है, एग्जीक्यूटिव है, लेजिस्लेचर का है, हर एक के पास अपनी अपनी पावर है। कोई भी एक दूसरे की कोई पावर जो है उसको इस्तेमाल नहीं कर सकता। तीसरी बात है बैलेंस ऑफ पावर इन वेरियस इंस्टीट्यूशंस। अलग अलग जो इंस्टीट्यूशन है, तीनों के तीनों हमने अलग अलग पावर्स दी हुई हैं। वो क्या हो गया, वो बैलेंस हो गया कि वो एक दूसरे की पावर के ऊपर चेक भी रखेंगे और साथ में एक दूसरे की पावर को यूज भी नहीं कर सकते। तीसरी बात है ऑल्सो नोन एज चेक एंड बैलेंस। इसको हम चेक एंड बैलेंस भी कहते हैं, क्योंकि जुडिशरी जो है वो उन दोनों की पावर्स पे चेक रखती है कि कहीं वो अपनी पावर्स का मिसयूज तो नहीं कर रहे।
दिस इज आल्सो नोन एज हॉरिजॉन्टल गवर्नमेंट। हॉरिजॉन्टल, इसको बिल्कुल याद रखना है क्योंकि तीनों की तीनों एक ही लेवल पे काम कर रही हैं, वो एक दूसरे के अंडर काम नहीं कर रही, ये अलग अलग काम कर रही हैं, तो इसको हम क्या बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल गवर्नमेंट बोलते हैं। उसके बाद हमारे पास एक और है शेयर्ड अमंग गवर्नमेंट एट डिफरेंट लेवल्स। अलग अलग लेवल्स के ऊपर कैसे शेयर की जाती है, जैसे कि इंडियन गवर्नमेंट जो है वो तीन पार्ट्स में हमने डिवाइड की हुई है, यूनियन गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट। तो इन तीनों ने अपनी अपनी पावर्स को यूज किया है, लेकिन यहाँ पे क्या है, हमने इसको नीचे नीचे इसीलिए रखा है क्योंकि यूनियन गवर्नमेंट जो है वो सबसे ऊंचा होती है, स्टेट गवर्नमेंट उसके नीचे है, लोकल गवर्नमेंट उसके अंडर काम करती है। तो यहाँ पे हम देखेंगे सबसे पहले सेपरेट गवर्नमेंट्स एट सेपरेट लेवल्स। अलग अलग गवर्नमेंट्स हैं, अलग अलग लेवल पे वो काम कर रही हैं। दिस इज आल्सो नोन एज वर्टिकल गवर्नमेंट। इसको हम वर्टिकल गवर्नमेंट भी कहते हैं क्योंकि ये एक दूसरे के अंडर काम करती है। तीसरा जो है कहता इट्स कॉल्ड क्वासी फेडरल गवर्नमेंट, क्योंकि बेटे फेडरल गवर्नमेंट जो होती है वहां पे सिर्फ और सिर्फ स्टेट की पावर्स ही उनके पास होती हैं, वहां पे सेंटर की पावर जो है वो बहुत कम होती है। लेकिन यहाँ पे हमारे पास इंडिया की जो गवर्नमेंट है उसको हम क्वासी फेडरल गवर्नमेंट बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास सेंटर के पास भी पावर है और साथ के साथ स्टेट को भी पावर दी जाती है। दिस आल्सो डन इन बेल्जियम। ये चीज जो है वो बेल्जियम में की गई, बट श्रीलंका में नहीं की गई। इन दोनों के बारे में, बेल्जियम और श्रीलंका के बारे में, हम आगे पढ़ेंगे। और साथ में यहाँ पे पढ़ेंगे हम डिफरेंट सोशल ग्रुप्स। कौन कौन से सोशल ग्रुप्स होते हैं जिनमें जो पावर है वो क्या की जाती है, शेयर की जाती है। सबसे पहले यहाँ पे रिलीजियस ग्रुप्स की बात करेंगे, जैसे कि हिंदू हो गया, सिख हो गया, मुस्लिम हो गया। हर एक को प्रायोरिटी दी जाती है कि वो अपना आगे आगे कोई ना कोई काम करें। लेकिन दूसरा जो है वो लिंग्विस्टिक ग्रुप हो गया, जैसे कि उनके अलग अलग, जैसे पंजाबी हो गया, हिंदी हो गया, मलयालम, कन्नड़ा, तेलुगु, गुजराती, मारवाड़ी, मराठी, बंगाली, इन सभी के बीच में भी पावर्स जो है वो। यहाँ पे हम पढ़ेंगे कि कम्युनिटी गवर्नमेंट होती क्या है। जो कम्युनिटी गवर्नमेंट है वो सिर्फ और सिर्फ किसी एक कम्युनिटी के बारे में ही होती है। ये एक तीसरी टाइप की गवर्नमेंट है जिसमें क्या है, जितने भी लोग चुने जाएंगे दैट विल बी चूजन बाय ओनली एंड ओनली दैट कम्युनिटी, जिस कम्युनिटी की गवर्नमेंट वो बनाई जा रही है। जैसे कि हम उसको मान लेंगे कि किसी एक लैंग्वेज के बेसिस पे मान लेते हैं, डच, फ्रेंच और जर्मन, ठीक है ना। इनके पास पावर्स अब कौन सी होती हैं, पावर्स रिगार्डिंग कल्चरल, एजुकेशनल एंड लैंग्वेज रिलेटेड इशू। जो इनकी कम्युनिटी के जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, इसके साथ जितनी भी वो चीजें हैं, वो उनमें वो पावर्स को एक्सरसाइज कर सकते हैं और साथ में उसी में क्या कर सकते हैं, उनकी प्रॉब्लम्स को भी सॉल्व कर सकते हैं। यही वजह थी कि ब्रुसेल्स ओ यू, यूरोपियन यूनियन का हेडक्वार्टर बनाया गया। अभी हम यहाँ पे देखेंगे कि कम्युनिटी गवर्नमेंट इज अ गुड एग्जांपल इन बेल्जियम, जो कि वहां पे की गई फॉर वीकर सेक्शन एंड वुमेन रिप्रेजेंटेशन इन लेजिस्लेचर एंड एडमिनिस्ट्रेशन, ताकि वुमेन और वीकर सेक्शन सभी को बराबर का जो अधिकार है वो वहां पे मिल सके। और हम यहाँ पे तीसरी बात करेंगे, मेथड इज यूज टू गिव फेयर चांस शेयर टू माइनॉरिटी ग्रुप्स, ताकि जितने भी माइनॉरिटी ग्रुप्स हैं उनको भी फेयर चांस मिल सके, ताकि वो गवर्नमेंट के कामकाज में, गवर्नमेंट बनाने में पार्टिसिपेशन अपनी दिखा सके। साथ में हम यहाँ पे ये देखिए कि कॉन्स्टिट्यूशनली एंड लीगल अरेंजमेंट्स इन मेनी कंट्रीज, कॉन्स्टिट्यूशनली एंड लीगल अरेंजमेंट्स किए गए हैं ताकि इन चीजों को सेफ रखा जा सके। कोई भी कल को आके ये ना कर दे कि हाँ भाई वो चेंज कर दे इसको, कि भाई इन वीकर सेक्शन को या वुमेन रिप्रेजेंटेशन को हम बराबर का अधिकार नहीं देंगे। तो ऐसी चीजों के लिए कॉन्स्टिट्यूशनली अरेंजमेंट किए गए हैं। जैसे कि हमारे देश में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसमें ये चीजों को स्ट्रॉन्ग पॉइंट दिया गया है कि इनको चेंज नहीं किया जा सकता। अभी हम यहाँ पे देखेंगे कि कैसे पॉलिटिकल पार्टीज, प्रेशर ग्रुप्स और मूवमेंट्स, इनके बीच में भी पावर्स को शेयर किया जा सकता है। जैसे कि सबसे पहले हम पार्टीज की बात करते हैं। पॉलिटिकल पार्टीज आप सभी को पता है और मुझे भी पता है, आपको भी पता है कि पॉलिटिकल पार्टीज होती क्या है। जैसे कि बहुत सारी पार्टीज हैं, बीजेपी है, आम आदमी पार्टी है, इसके अलावा आईएनसी है, मतलब इंडियन नेशनल कांग्रेस है। इन सभी की भी हम साथ में बात करेंगे। जैसे कि इन सभी में क्या किया जाता है, ये पार्टीज जो है, कोई एक रूलिंग पार्टी होती है तो दूसरी क्या है,
वो एक अलग पार्टी है जो कि अब गवर्नमेंट के कामकाज पे बिल्कुल ध्यान रखती है। वो ओपोजिशन है जो कि उस पे चेक रखती है। तो यहाँ पे एक और चीज है कि प्रेशर ग्रुप्स क्या होते हैं। प्रेशर ग्रुप्स में हम सबसे पहले ये चीज देखेंगे कि प्रेशर ग्रुप्स, जैसे कि मान लो किसी भी एक टीचर ने अपना ग्रुप बना लिया है, ठीक है ना, टीचर्स ने मिलकर अपना ग्रुप बनाया, और कारखानों वालों ने अलग अपना ग्रुप बना लिया, मजदूरों ने एक अपना ग्रुप बना लिया। तो उन सभी ग्रुप्स को हम क्या बोलेंगे? प्रेशर ग्रुप्स, जो कि गवर्नमेंट पे कॉन्टिन्यूसली कोई ना कोई दबाव डालते रहते हैं कि उनको ये अधिकार चाहिए, उनको ये अधिकार चाहिए। तो ये क्या है, एक तरह से पावर जो है उनके साथ शेयर की गई है। अभी हम एक और चीज देखेंगे, पार्टीज कैन मेक गवर्नमेंट बाय कोलिजन। पार्टीज कैसे कोलिजन करके गवर्नमेंट बना सकती हैं? तो सबसे पहले हम यहाँ पे ये देखेंगे, जैसे कि बीजेपी है, वो एक ऑल इंडिया पार्टी है, लेकिन एक श्रोमणी अकाली दल है जो कि सिर्फ पंजाब की पार्टी है। मतलब कि इन दोनों ने क्या किया हुआ है, कोलिजन किया गया है। अगर श्रोमणी अकाली दल कुछ सीटें जीतती है तो वो सीटें किसके अकाउंट में काउंट होंगी? तो उसको हम बीजेपी के अकाउंट में ही मानेंगे, मतलब कि वो सीट्स जो है वो बीजेपी जीत चुकी है। इस तरीके से वो कोलिजन करके भी गवर्नमेंट बना लेते हैं। और इसके बाद बेटा हमारे पास एक और चीज है, वो क्या है? बेल्जियम एंड श्रीलंका। दो हमारे पास एग्जांपल्स दी गई हैं हमारे चैप्टर में, जिसके बारे में हम पढ़ेंगे। सबसे पहले हम बेल्जियम के बारे में पढ़ेंगे। ये बेटा बेल्जियम का फ्लैग है, और यहाँ पे हम कुछ फैक्ट्स जो है वो बेल्जियम के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले ये कहाँ पे है? दैट इज इन नॉर्थ वेस्ट यूरोप में। उसके बाद इसके पास कौन कौन से बॉर्डर्स लगते हैं? नीदरलैंड, फ्रांस, जर्मनी के बॉर्डर्स जो हैं वो बेल्जियम के साथ लगते हैं। पॉपुलेशन इसकी नियर अबाउट ओवर 10 मिलियन है। एथनिक कंपोजिशन क्या है, मतलब कि कौन कौन सी लैंग्वेज वाले लोग वहां पे रहते हैं? 59% जो है वो डच पीपल हैं, जो कि फ्लेमिश रीजन में रहते हैं। 40% जो है वो फ्रेंच बोलते हैं, जो कि वेलोनिया रीजन में रहते हैं। 1% जो है वो एक्चुअल में जर्मन लैंग्वेज बोलते हैं, जो कि बेल्जियंस कहलाते हैं। इसके अलावा हम देखेंगे, जो उनकी कैपिटल सिटी है ब्रुसल्स, वहां पे 80% जो लोग हैं वो फ्रेंच लैंग्वेज बोलते हैं। जो 20% है वो डच लैंग्वेज बोलते हैं। वो बिल्कुल हम यहाँ पे देखेंगे कि थोड़ा सा उलट हो गया है। जैसे कि वहां पे डच जो थे वो 59% ज्यादा थे, लेकिन यहाँ पे फ्रेंच स्पीकर्स जो है वो 80% है, मतलब के थोड़ा सा उल्टा हो गया है। तो अभी हम यहाँ पे और देखेंगे कि डच स्पीकिंग पीपल गॉट ऑल द फैसिलिटीज मच लेटर देन फ्रेंच एंड बिकम द रीजन फॉर टेंशन बिटवीन देम। जो डच पीपल है उनको देश की तरफ से जो भी फैसिलिटी मिलनी चाहिए वो फैसिलिटीज फ्रेंच के काफी देर के बाद मिली है। मतलब कि फ्रेंच जो लोग थे उनको ये फैसिलिटीज पहले मिल गई थी। तो ये क्या है? ये एक रीजन है जो कि उनके बीच में एक टेंशन का रीजन बन चुका था। अभी हम यहाँ पे लेकिन देखेंगे, उन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से अकोमोडेट किया। उन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से इस प्रॉब्लम को भी सॉल्व कर लिया। वो कैसे सॉल्व किया? जैसे कि सबसे पहले एन इनोवेटिव वे टू अकोमोडेट। कैसा, कौन सा ऐसा इनोवेटिव वे था कि उनमें कोई भी ऐसा कंफ्लिक्ट हुआ ही नहीं? तो सबसे पहली बात क्या है? रिकॉग्नाइज द एग्जिस्टेंस ऑफ रीजनल डिफरेंसेस एंड कल्चरल डाइवर्सिटीज। उन्होंने सबसे पहले ये चीज बिल्कुल मान ली कि भाई हमारे पास रीजनल डिफरेंस है, हमारे पास कल्चरल डाइवर्सिटी है, हमारे पास अलग अलग रीजन के लोग, अलग अलग कल्चर के लोग, अलग अलग लैंग्वेज के लोग जो है वो रहते हैं, और उन सभी को पावर्स चाहिए। और तीसरी बात है, बिटवीन 1970 से लेके 1993 तक उन्होंने अपने कॉन्स्टिट्यूशन को 4 टाइम्स अमेंडमेंट किया, मतलब कि उसमें चेंजेस किए, ताकि उनको अच्छी तरीके से सभी माइनॉरिटीज को, सभी लैंग्वेजेस को, सभी कल्चरल को एक साथ समान अधिकार मिल सके। जैसे कि हम बेल्जियम मॉडल के कुछ एलिमेंट्स पढ़ेंगे। सबसे पहले है, नंबर ऑफ डच एंड फ्रेंच स्पीकिंग मिनिस्टर विल बी इक्वल। कि अगर कोई भी पार्लियामेंट बनेगी, अगर कोई भी गवर्नमेंट बनेगी, तो उसमें क्या होगा? डच एंड फ्रेंच स्पीकिंग जो मिनिस्टर्स होंगे वो बिल्कुल इक्वल होंगे। उतने ही लोग उसके होंगे, उतने ही लोग उसके होंगे। दूसरा, स्पेशल लॉज फॉर ईच लिंग्विस्टिक ग्रुप। हर एक लिंग्विस्टिक ग्रुप के लिए कुछ स्पेशल लॉज बनाए जाएंगे। तीसरा जो है, कोई भी एक कम्युनिटी जो है वो कोई भी डिसीजन यूनिलेटरली, मतलब अकेले नहीं ले सकती। उनको क्या होगा कि उनको दूसरों की भी मंजूरी उसमें चाहिए होगी। चौथा है, मेनी पावर्स ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट गिवन टू स्टेट गवर्नमेंट इन 2 स्टेट्स। बहुत सारी जो सेंटर की गवर्नमेंट की पावर्स थी वो स्टेट गवर्नमेंट्स को भी दी गई 2 स्टेट्स में। अभी
स्टेट गवर्नमेंट इज नॉट सबऑर्डिनेट टू सेंट्रल गवर्नमेंट। अगर स्टेट गवर्नमेंट कोई भी काम करती है तो सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो उनसे क्वेश्चनिंग नहीं कर सकती। दे विल बी नॉट बी सबऑर्डिनेट ऑफ देम कि भाई आप हमसे काम नहीं करवा सकते हो। उसके बाद हमने देखा सेपरेट गवर्नमेंट इन ब्रुसेल्स विद इक्वल रिप्रेजेंटेशन ऑफ बोथ कम्युनिटीज फ्रेंच एंड डच स्पीकिंग। जो ब्रुसेल्स एक कैपिटल सिटी है उसमें एक सेपरेट गवर्नमेंट बनाई गई जहां पे फ्रेंच एंड डच दोनों के दोनों लोगों को बराबर के अधिकार रिप्रेजेंटेशन देने का चांस मिला। और सेवंथ है फ्रेंच एक्सेप्टेड इन ब्रुसेल्स बिकॉज डच एक्सेप्टेड इन सेंट्रल गवर्नमेंट। ये चीजें क्यों हुई? क्योंकि फ्रेंच ने ब्रुसेल्स कैपिटल सिटी में ये एक्सेप्ट कर लिया कि हम डच को पूरा बराबर का अधिकार देने के लिए रेडी हैं। और इसी तरीके से डच ने भी एक्सेप्ट कर लिया कि हम सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो पूरी की पूरी कंट्री में फ्रेंच को जो है वो पूरी की पूरी अधिकार देने के लिए हम भी रेडी हैं। तो ये क्या हो गया, उन दोनों ने एक दूसरे के साथ मिलकर काम करना शुरू कर दिया। इसके बाद हम देखेंगे जो है वो है श्रीलंका। श्रीलंका की यहाँ पे बात करते हैं, लेकिन यहाँ पे हम बात करेंगे तो श्रीलंका हमें बिल्कुल उल्टा दिखाई देगा। क्यों? क्योंकि जो कुछ हमने बेल्जियम में होते हुए देखा वो हम श्रीलंका में होते हुए, तो यहाँ पे हम लोग श्रीलंका के बारे में कुछ फैक्ट्स पढ़ेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि श्रीलंका ऑफिशियली इसका नेम क्या है, डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट रिपब्लिक ऑफ श्रीलंका। ये एक आइलैंड कंट्री है क्योंकि हमें पता है कि जो श्रीलंका है वो चारों की चारों तरफ से पूरी तरह से समुद्र से घिरा हुआ है, तो ये इसको हम एक आइलैंड कंट्री बोलते हैं। दूसरी चीज क्या है, इसको 1972 तक सिलोन कहा जाता था। उसके बाद श्रीलंका हैज द मैरीटाइम बॉर्डर्स, क्योंकि मैरीटाइम क्योंकि समुद्र है आसपास, तो इसका बॉर्डर किस किस के साथ शेयर होता है? सबसे पहले इंडिया टू द नॉर्थ वेस्ट एंड मालदीव्स टू द साउथ वेस्ट के साथ ये जो अपना बॉर्डर है वो शेयर करता है। उसके बाद हम श्रीलंका के बारे में पढ़ते हैं। ये एक प्लेस है जो कि हम बोलते हैं कि एन आइलैंड नेशन है। ये बॉर्डर्स इंडिया एंड मालदीव्स। पॉपुलेशन जो है इसकी नियर अबाउट 2 करोड़ है, जितनी के हमारे हरियाणा की ऑलरेडी हो चुकी है। और एथनिक कंपोजिशन क्या है, यहाँ पे 74% सिन्हाला स्पीकर्स। सिन्हाला क्या है? सिन्हाला एक लैंग्वेज है। 74% जो है वो सिन्हाला स्पीकर्स हैं और 18% जो है वो तमिल स्पीकर्स हैं। तमिल स्पीकर्स जो है 13% जो तमिल नेटिव्स, जो कि श्रीलंकन तमिल्स एक्चुअल वहां के इनहेबिटेंट्स हैं, लेकिन 5% जो है वो इंडियन तमिल्स भी वहां पे मौजूद है। रिलीजन जो है बेटा वो हम यहाँ पे एक ध्यान रखेंगे कि श्रीलंका का एक ऑफिशियल रिलीजन है, दैट इज बुद्धिज्म, जिसको उन्होंने अडॉप्ट किया गया है। ठीक है ना? और इसके अलावा वहां पे हिंदू और मुस्लिम्स भी रहते हैं, लेकिन जो उनका ऑफिशियल रिलीजन है दैट इज बुद्धिज्म, जो कि सिन्हाला लोग, जितने भी सिन्हाला स्पीकर्स हैं वो नियर अबाउट उसको फॉलो करते हैं। यहाँ पे हम एक और चीज देखेंगे, 7% क्रिश्चियंस भी हैं जो कि सिन्हाला लैंग्वेज भी बोलते हैं, उनमें से कुछ तमिल्स भी हैं। ठीक है ना? लेकिन यहाँ पे हम एक कम्युनिटी के बारे में बात करेंगे। यहाँ पे हम बात करते हैं मेजोरिटिनिज्म की। अभी मेजोरिटिनिज्म सबसे पहले क्या होता है, ये हम सभी को पता है कि कैसे हम लोग जो है वो अपना कोई भी लॉ बनाते हैं। ऑब्वियस सी बात है, मेजोरिटी के साथ बनाते हैं, तो वही मेजोरिटिनिज्म की बात करेंगे। लेकिन यहाँ पे हम श्रीलंका में देखेंगे कि मेजोरिटी में कौन से लोग हैं। तो 1948 में जो श्रीलंका को बिल्कुल आजाद बना दिया गया, श्रीलंका ने बहुत सारे मेजोरिटिनिज्म के जो मेजर्स हैं उनको अडॉप्ट किया। किसने किया? सिन्हालाज ने। क्योंकि दे वॉन्ट सिन्हाला सुपरमेसी ओवर द तमिल्स, के जितने भी सिन्हालाज हैं उनको अच्छा माना जाए, तमिल से ऊंचा माना जाए। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि 1956 में उन्होंने एक एक्ट पास किया जिसके साथ क्या हुआ, सिन्हाला को वहां का एक ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया गया कि श्रीलंका की एक ऑफिशियल लैंग्वेज है, वो कौन सी लैंग्वेज है? सिन्हाला। चलो यहां तक तो ठीक था, लेकिन यहाँ पे एक और चीज हो गई कि उन्होंने सिन्हाला स्पीकर्स वर बोथ प्रेफर्ड फॉर यूनिवर्सिटी सीट्स एंड गवर्नमेंट जॉब्स। लेकिन यहाँ पे क्या प्रॉब्लम हो गई कि अभी सिर्फ और सिर्फ जो सिन्हाला स्पीकर्स हैं उनको प्रेफरेंस मिलने लगी कि यूनिवर्सिटी सीट्स में अगर आपको पढ़ने जाना है तो भी, अगर आपको कोई गवर्नमेंट जॉब करनी है तो भी सिन्हाला स्पीकर्स को प्रेफरेंस देने जाने लगी।
और साथ में यहाँ पे हम पढ़ेंगे कि उन्होंने एक न्यू कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जिसमें क्या किया, उन्होंने बुद्धिज्म को अपना लिया, फोस्टर कर लिया, मतलब कि उसको अपना लिया, ठीक है ना, एक तरह से अडॉप्ट कर लिया उसको। लेकिन यहाँ पे हम एक और चीज देखेंगे, डिनाइल टू सिटीजन्स टू द स्टेट तामिल्स। जो तामिल्स थे, वहां के रहने वाले जो तामिल्स थे, उनको सिटीजनशिप से भी डिनाई कर दिया गया कि इनको सिटीजनशिप नहीं मिलेगी। ऑल दिस मेड प्रॉब्लम्स टू द तामिलियंस। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर हम किसी एक कम्युनिटी के साथ किसी भी तरीके की प्रॉब्लम्स करेंगे, उनके साथ कोई धक्का करेंगे, तो ऑब्वियस सी बात है, तो वो भड़केंगे ही भड़केंगे। तो यहाँ पे उसका एक बैड इम्पैक्ट पड़ा। वो रिजल्ट क्या थे, वही हम यहाँ पे देखेंगे। श्रीलंकन तामिल्स ने कुछ पार्टीज बनाई जिसके द्वारा उन्होंने अपने स्ट्रगल शुरू किए। रिकॉग्निशन ऑफ तमिल लैंग्वेज एज ऑफिशियल लैंग्वेज, ये उनकी सबसे पहली डिमांड थी कि तमिल जो लैंग्वेज है उसको भी ऑफिशियल लैंग्वेज का रिकॉग्निशन मिलना चाहिए और रीजनल ऑटोनॉमी मिलनी चाहिए, जिसको बार बार श्रीलंकन तामिल्स ने डिनाई किया कि हम नहीं देंगे। रीजनल ऑटोनॉमी मींस जहां पे तामिलियंस ज्यादा रहते हैं, वहां का कामकाज चलाने का तरीका, वहां की सरकार का जो तरीका है, वो तामिलियंस के हिसाब से चलना चाहिए। एक और चीज है इक्वल अपॉर्चुनिटीज इन एजुकेशन एंड जॉब, जो कि वो पहले ही डिनाई कर चुके हैं, जो कि उन्होंने पहले ही, जितने भी सिन्हालाज हैं उनको ही प्रेफरेंस दी जा रही है, ठीक है ना। यहाँ पे हम देखेंगे कि 1980s में एक पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई जिसने क्या किया, श्रीलंका में, नदरन ईस्टर्न श्रीलंका में तामिल एलम, एलम मींस स्टेट, एक तामिल स्टेट की डिमांडिंग करनी शुरू कर दी। 23 जुलाई 1983 को सिविल वॉर शुरू हुई। सिविल वॉर क्या होती है? सिविल वॉर एक ऐसी वॉर है जो कि विद इन द कंट्री चलती है। हम यहाँ पे किसी और देश के साथ नहीं लड़ रहे, वहीं के लोग वहीं के लोगों के साथ अपने राइट्स को लेके लड़ रहे हैं। यहाँ पे बिटवीन गवर्नमेंट एंड लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल एलम, LTTE, जो एक हमारी ऑर्गेनाइजेशन, उन्होंने श्रीलंकन तामिल्स ने अपनी ऑर्गेनाइजेशन बनाई जो कि बिल्कुल हथियारबंद थी, एक आर्म्ड ऑर्गेनाइजेशन थी। तो उन्होंने ये ऑर्गेनाइजेशन बनाई ताकि वो अपनी डिमांड्स को, अपनी जो प्रॉब्लम्स हैं उनको खत्म कर सके, अपनी डिमांड्स को मनवा सके गवर्नमेंट के साथ। यहाँ पे हमने देखा कि इस सिविल वॉर में नियर अबाउट 70,000 लोग जो है वो मर गए। मतलब कि ये बहुत बड़ा नुकसान है किसी भी एक कंट्री के लिए कि उसके इतने लोग जो है वो मर जाएं। हम यहाँ पे देखेंगे कि दिस इज द LTTE लोगो। ये लोगो है जो कि LTTE, जो उन्होंने एक पार्टी बनाई, उसका लोगो यहाँ पे दिखाया जा रहा है। सो दिस वॉज द एंड ऑफ द चैप्टर। यहाँ पे जो आपका चैप्टर है वो बिल्कुल खत्म हो जाता है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, अगर आपको लेक्चर पसंद आया हो, तो प्लीज इसको लाइक करें और इसको सब्सक्राइब करें। आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, आप हमें इंस्टा पे भी फॉलो कर सकते हैं। तो थैंक यू वेरी मच एंड दिस इज द एंड ऑफ द चैप्टर। बाय एवरीवन।